नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम आज एक नए टॉपिक लेके आए हैं। तो नए टॉपिक में हम फिर से योजनाएं पढ़ने वाले हैं और योजना बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग बहुत सारी योजना खत्म कर चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो हमने देखो जाके, आज हम दो नई योजना लेकर आए हैं। तो दो नई योजना देखते हैं क्या है। एक है आपकी निपुण योजना, जो निपुण पहल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दूसरी है भारत गौरव योजना। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आने वाले समय में भी हो सकता है कि एग्जामों में आगे पूछी ही जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके ध्यान रखते हुए हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, निपुण पहल क्या है, शॉर्ट में समझो कि निपुण पहल क्या है कि निपुण कर देना, किसी को क्या कर देना, निपुण कर देना। अब किसमें निपुण कर देना, तो वर्कर्स जो है ना, जो श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं। क्योंकि देखो, आने वाले समय में भविष्य में क्या होने वाला है कि भविष्य में जो विनिर्माण क्षेत्र है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें कैसे लोग चाहिए, हमें चाहिए ऐसे लोग जो प्रशिक्षित हों। अब प्रशिक्षित के क्षेत्र में हो, निर्माण कार्य में, मतलब ऐसे लोग जो निर्माण कार्य में प्रशिक्षित हो। तो उससे क्या होगा कि जब स्किल्ड लोग आएंगे तो काम बढ़िया से हो पाएगा। अभी क्या है ना कि अगर आप कोई वर्कर रखते हैं और स्किल्ड नहीं है तो फायदा क्या है, काम पूरा बिगाड़ देगा। बनाना मान लो सीधी दीवार है तो बना दे टेढ़ी दीवार। तो यही होता है कि जब स्किल्ड वर्कर नहीं होगा तो क्या होगा, काम सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है निपुण। तो निपुण इनिशिएटिव क्या है कि जो निर्माण श्रमिक हैं उनको क्या करना, कौशल प्रदान करना। ठीक है, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, कौशल प्रदान करना। तो जिससे क्या होगी, आने वाले समय में जो भविष्य की मांग है, विनिर्माण क्षेत्र जो आगे 2025 तक बहुत बड़ा एक सेक्टर बनने वाला है और आने वाले समय में स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने इस पहल को शुरू किया है। सिंपल भाषा में समझ गए कि निर्माण श्रमिकों के कौशल के लिए, बस इतना ध्यान रखना। तो निपुण पहल क्या है, ध्यान रखो कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इनिशिएटिव। देखो, एनआई से नेशनल इनिशिएटिव फॉर अ PUN प्रमोशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ, किसका प्रमोशन, अप स्केलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। तो जो निर्माण कार्य करने वाले वर्कर हैं, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं बिल्कुल कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्केलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि सरकार क्या लक्षित कर रही है, क्या है। तो 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्केलिंग कार्यक्रम का प्रशिक्षण देना। सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 1 लाख से अधिक जो निर्माण श्रमिक हैं उनको क्या करना है, उनको कौशल प्रदान करना है और अप स्केलिंग जो अप स्किलिंग के कार्यक्रम है उनके साथ इनको जोड़ना है और इनको बाकायदा ट्रेनिंग देना है, जिससे कि क्या हो कि भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके, जो विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत ज्यादा मांग बढ़ने वाली है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसका मंत्रालय कौन है। तो इसका मंत्रालय आपका आवास और शहरी विकास मामलों का मंत्रालय जो है ना, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, तो ये इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसको शुरू किसने किया था, तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि हरदीप सिंह पुरी साहब ने इसको शुरू किया था। आगे हम बात करते हैं कि इस योजना, आगे पॉइंट क्या कि इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित किया जाएगा। तो किसके तहत संचालित किया जा रहा है, दो ध्यान रखना कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 2014 में, 14-15 में। ठीक है, तो इसके तहत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दोनों के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। तो अगर बात करें कि किस योजना के तहत इनका संचालन हो रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसका संचालित किया जा रहा है। अब अगर वो कार्यान्वयन एजेंसी की बात करते हैं कि कौन सी एजेंसी इसका कार्यान्वयन काम कर रही है, तो वो है आपकी NSDC। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वही सब उठा रहे हैं। तो कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आपकी इसकी एजेंसी है कि जो कार्यान्वयन इसका करेगी, जो इसका काम जो भी है वो आगे बढ़ाएगी। आगे सरकार ने एक लक्ष्य रखे हैं कि 80,000 जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनको ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब सरकार ने ऑनलाइन प्रशिक्षण का पूरा इन्होंने तैयारी कर ली है कि हम लगभग 80,000 जो वर्कर हैं, 80,000 जो लेबर वर्कर हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, जो बनाने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले, विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो उनको ये ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हैं। अब देखना है कि किस प्रकार से ये करेंगे और काम चल रहा है इसके ऊपर। आगे इन्होंने बात करा कि 14,000 जो वर्कर हैं, जो 14,000 श्रमिक हैं, उनको ये प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रशिक्षण देंगे। क्योंकि जब बिल्डिंग बनेगी, अब सारे बिल्डिंग बनाने लगेंगे तो अलग अलग भी तो काम होते हैं। मान लीजिए घर बनता है, घर में प्लम्बिंग का काम होता है, बहुत सारी चीजों का काम होता है, वायरिंग वगैरह का काम होता है, प्लम्बिंग का काम होता है। तो इसलिए सरकार अलग अलग काम कर रही है। हर प्रकार के श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो 14,000 जो श्रमिक हैं उनको प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लम्बिंग सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे सरकार ने यह भी बोला है कि हम विदेशों में, जैसे विदेशों में हम कारीगर भेजेंगे अपने, क्योंकि जब हम देखो विदेशों में क्या होता है कि डिमांड होती है। अब भारत जो है ना, युवा शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है कि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या एक युवा केंद्रित है।
तो अब सारे युवाओं को रोजगार बढ़िया तरीके से नहीं प्रदान हो पाता है, सब सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। अब प्राइवेट भी सब अपना शुरू करते हैं तो सब नहीं शुरू कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि स्किल तो है लेकिन जाए करें क्या, कहाँ काम करें जाके। तो सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। वो बोले कि 12,000 जो श्रमिक हैं उनको हम खाड़ी देशों में भेजेंगे, जैसे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भेजेंगे, क्योंकि विदेशों में हमेशा से मांग रही है। अब विदेशों में मांग रहती है कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। अब स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे। अभी हमारे यहाँ क्या है कि जो लेबर है, मिस्त्री हैं, तो उन्होंने कोई सिविल इंजीनियर की डिग्री तो नहीं ले रखी है, लेकिन बाकायदा उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो घर बना देते हैं। जब हमारे और आपके घर में मिस्त्री काम करने आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास सिविल की डिग्री है या नहीं, लेकिन वो जब घर बनाता है तो बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बना देता है, वो उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि वो डिमांड रखते हैं कि आप स्किल्ड है या नहीं है, वो सर्टिफिकेट बाकायदा सब कुछ देखते हैं। तो यही सारी चीजें सरकार ये भी कर रही है कि देश में करेंगे, अच्छी बात है, बाहर भी भेजेंगे उनको। अब बाहर भेजेंगे तो बाहर से ये क्या लेके आएंगे, बाहर से रेमिटेंसेस वगैरह आते हैं, ठीक है, पैसा लेके आएंगे यहाँ पर, तो दिरहम में, डॉलर में सब छाप के लिए आते हैं यहाँ पर, तो इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। 12,000 के आसपास सरकार ने बोला है कि इनको हम खाड़ी देशों में भेजेंगे। 12,000 के आसपास जो श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं और अदर सेक्टर के जो श्रमिक हैं, उनको हम स्किल्ड करके, कौशल प्रदान करके हम कहाँ भेजेंगे, विदेश में भेजेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उन्होंने बोला कि हाँ, इसके तहत कौशल बीमा भी दिया जा रहा है, 2 लाख का कौशल बीमा भी दिया जा रहा है, 2 लाख तक का, और आकस्मिक बीमा कितना है, 3 साल तक का। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखना कि सरकार ने बोला है कि निपुण के तहत क्या करेंगे कि ये निर्माण श्रमिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एग्जाम में आएगा कि निपुण पहल क्या है तो ध्यान रखना कि जो निर्माण श्रमिक हैं उनको कौशल प्रदान करना, ठीक है। बाकी तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। कार्यान्वयन एजेंसी को याद रखना और मंत्रालय को याद रखना, और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, और बाकी वर्कर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो निपुण पहल जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम देख चुके हैं सारे। अब दूसरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत गौरव योजना। जैसा नाम वैसा काम है कि भारत का गौरव बढ़ाने की योजना है ये। तो किस प्रकार से गौरव बढ़ रहा है, तो सरकार यहाँ पर क्या काम कर रही है, सरकार कर रही है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब पर्यटन में क्या है कि आदमी देखो, अब पर्यटन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या काम आता है, बसेस वगैरह काम आती है, कैब वगैरह कर लेते हैं, प्लेन हो जाते हैं, ट्रेन हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, क्यों ना ट्रेनों के तहत ही पर्यटन किया जाए, क्योंकि लोग बार बार बस चेंज कर रहे हैं फ्लाइट से, तो इतना ज्यादा लोड हो जाता है, ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो वो बोला कि ट्रेनों का संचालन, निजी ट्रेनों का संचालन करना चाहती है सरकार। तो सरकार ने बोला कि पर्यटन के लिए निजी ट्रेनों का संचालन करेंगे। तो भारत गौरव योजना क्या है कि पर्यटन के लिए निजी ट्रेनों का संचालन करना ही भारत गौरव योजना के तहत आता है। आगे बात करते हैं कि अभी हाल में निजी जो ट्रेन है चली है, कोयम्बटूर से चली है। तो भारत की पहली निजी ट्रेन कहां से चली है, कोयम्बटूर से। अच्छा, कोयम्बटूर से कहां तक के लिए चली, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने बता दिया कि कोयम्बटूर से चली है, लेकिन कहां तक चली है कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, नवंबर 2021 में हुई थी। अब नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब इसमें क्या है कि सरकार सोच रही है कि रेलवे में हम तीसरा अनुभाग भी जोड़े। अब तीसरा अनुभाग क्या है, अब तीसरा अनुभाग ये है कि देखो 2 अनुभाग थे रेलवे में। पहला क्या था कि जैसे जो गाड़ी होती है सवारी गाड़ी, और दूसरा क्या था हमारी माल ढोने वाली गाड़ी। तो सवारी गाड़ी और माल गाड़ी के अलावा भी हम अब कौन सी है, पर्यटन वाली गाड़ी चलने वाली है। कौन सी, पर्यटन वाली गाड़ियां चलने वाली हैं कि जो पर्यटक हैं वो क्या कर सकते हैं कि अभी पर्यटक जो हैं वो ट्रेनों के माध्यम से जो भारत की विरासत, देखो अब ट्रेनें चलाने का मतलब क्या है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना, कि सभ्यता को दिखाना कि किस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत, जैसे सरकार ने रामायण सर्किट बना रखे हैं, सरकार ने बहुत सारे सर्किट बना रखे हैं प्रसाद योजना के तहत, वो भी हम लेके आएंगे योजना को। तो यहाँ पर रामायण सर्किट हो गया, बुद्ध सर्किट हो गया। तो ऐसी एक ट्रेन बना देना जो प्रमुख एक विशेष थीम पर आधारित हो। तो सरकार यही काम कर रही है कि यहाँ पर क्या होगा कि विशेष थीम पर आधारित एक ट्रेन चलाई जाएगी। मान लीजिए बौद्ध सर्किट, एक ट्रेन के नाम से हम ट्रेन चला देते हैं, बौद्ध सर्किट में हम ट्रेन चला देते हैं कि बहुत स्पेशल ट्रेन। तो वो क्या होगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं वहां पर वो बाकायदा घुमाएगी, और वहां पर क्या होगा, वो ट्रेन स्पेशली उन्हीं क्षेत्रों के लिए चलेगी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी कि वो बार बार बस, प्लेन, ट्रेन ये सब बदलना ना पड़े, एक ही ट्रेन में बैठ जाओ और पूरे के पूरे बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित चीजें हैं वो घूम के चले जाओ। तो ये काम सरकार करने का काम कर रही है। क्या ये नियमित ट्रेनें हैं? बिल्कुल नहीं, ये नियमित ट्रेनें नहीं है। ये इसका एक टाइमलाइन बना दिया जाएगा कि इस दिन चलेगी या उस दिन चलेगी, कोई भी इंसान इसको ले सकता है, चला सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों मिलकर संचालित करने वाले हैं कि जो व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है वो और IRCTC दोनों मिलकर चलाएंगे। तो अभी हाल में IRCTC का संचालन, एक ट्रेन का संचालन कर रही है जैसे रामायण एक्सप्रेस। तो IRCTC अभी रामायण के ऊपर आधारित जितने भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जो संस्कृति के स्थल है, वहां का
घुमाने का काम कौन कर रही है? रामायण एक्सप्रेस आपकी कर रही है, ध्यान रखना। IRCTC अभी इसको संचालित करती है। आगे बात करते हैं कि ये थीम आधारित ट्रेनें चलेंगी, ऐसी ट्रेनें नहीं चलेंगी, थीम आधारित। जैसे गुरु कृपा ट्रेन हो गई, तो गुरु कृपा ट्रेन जो है ना वो सिख धर्म से संबंधित है। तो सिख धर्म के जितने भी प्रमुख स्थल हैं, जितने भी प्रमुख जगह हैं, वहां पर क्या होगा कि वो ट्रेन पूरी घुमाएगी। तो एक बार भाई हमारे सिख बैठ जाएंगे उसपे और पूरे अपने जो पवित्र स्थल हैं, गुरु नानक से लेकर आपका गुरु गोविंद सिंह जी तक, महाराज जी तक, जितने भी स्थल हैं वहां तक वो बाकायदा घुमा के ले आएंगे। इससे क्या होगा कि यात्रियों को आराम रहेगा, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ट्रेन में बैठ जाओ और सारे जितने भी पवित्र स्थल हैं उनको घूम के चले आओ। तो थीम आधारित ट्रेनें होंगी, जैसे गुरु कृपा ट्रेन हो गई आपकी। तो जितने भी सर्किट हैं वहां पर ट्रेनें चल सकती हैं, जो इंसान चाहे वो ले सकता है। अगला है कि ट्रेनों के अधिग्रहण के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो काबिल है, काबिलियत रखता है, मतलब सक्षम है, वो क्या कर सकता है? इनका अधिग्रहण कर सकता है। बाकायदा आपको क्या करना पड़ेगा कि सेवा प्रदाता समावेशी पैकेज प्रदान करेगा। आप पैकेज प्रदान कर सकते हैं कि सब होटल का रहना खाना सब आपको सब कुछ देना पड़ेगा यात्रियों को, कि यहाँ से यहाँ ट्रेन रुकेगी, आप इसको बुक करेंगे। उसके बाद IRCTC से आप संपर्क करेंगे, वो मिलकर आप पूरी चीजें बनाएंगे और मतलब पूरा टेन्योर बनाएंगे उसका। फिर क्या करेंगे कि आप पैकेज देंगे, और पैकेज जब आप देंगे तो फिर लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक ही बार में सारी जगह घूम लूं। जैसे मान लीजिए सब घूमना चाहते हैं कि मैं रामायण सर्किट हो गया, बौद्ध सर्किट हो गया, कृष्ण सर्किट हो गया, तो कृष्ण भगवान जहां जहां रहे हैं वहां ट्रेन चले, तो वो ट्रेन क्या होगी? तो वो सारे धार्मिक स्थल जो है ना, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल हैं, वहां पर घूमते हुए चली आएगी। तो व्यक्ति एक ही बार में सारे जितने भी भगवान कृष्ण से संबंधित चीजें हैं वो देख के फुर्सत हो जाएगा कि चलो मैं एक बार ट्रेन में बैठ जाता हूं और एक बार में सारी जगह घूम के चला आऊंगा। तो ये बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी इंसानों के लिए, लोगों के लिए। तो ये सरकार ने शुरू किया है भारत गौरव योजना, समझ गए शॉर्ट में। और दूसरी है निपुण पहल। दोनों की दोनों योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो लगातार पढ़ो, इन सब चीजों को लगातार रिवीजन करते रहो। हम लोग योजना पढ़ेंगे और आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, 2023 में एकदम फोड़ डालो एग्जामों को। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।